दुनिया का हर एक रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका होता है। जब भी विश्वास का कहीं से भी हनन होता है, विश्वास का खून होता है, तो होता है वहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है। आज एक पत्नी अपने पति के विश्वास को तोड़ती है और फिर वहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड कि एक व्यक्ति सदा सदा के लिए इस जहाँ को छोड़कर चला जाता है। उसके पीछे जो कहानी लोग बागों के सामने आती है, उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है एटा और इसी के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र आता है नया गांव थाना क्षेत्र। नया गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है असदपुर। ये असदपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रामविलास नाम का एक व्यक्ति, जिसके 3 बेटे होते हैं, उसकी पत्नी का नाम गायत्री और तीनों बेटों में बड़े वाले बेटे का नाम मुखराम, छोटे वाले बेटे का नाम अनिल और उससे छोटे वाले बेटे का नाम फूफ होता है। मुखराम और अनिल की शादी हो जाती है। मुखराम की पत्नी का नाम रजनी होता है, अनिल की पत्नी का नाम पुष्पा होता है। घर परिवार बड़े ही अच्छे से चल रहा होता है। तीनों बेटे दिल्ली में प्राइवेट नौकरी किया करते हैं। जो माता पिता हैं वो घर के कामकाज देखा करते हैं। घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। 21 जून 2014 रात्रि का वाक़या होता है, जब सभी घर वाले खाना पीना खाकर बड़े ही आराम से घर में सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, गायत्री अपने बेटे की बहू पुष्पा से कहने लगती है कि तुम अनिल को जगा कर लेकर आओ, वो काफ़ी देर से सो रहा है, अभी तक जग कर नहीं आया है। इस पर जो बेटे की बहू होती है पुष्पा अपनी सासू से कहती है कि माँ जी, मैं किचन में काम कर रही हूँ, आप ही उसे जगा लाइए। उसके बाद वो उसके कमरे में जाकर देखती है तो कमरे में अनिल होता ही नहीं। अब माँ को भी लगने लगता है कि कहीं अनिल बाहर चला गया हो, लेकिन जो बेटे की बहू होती है वो ये कहती है कि माँ जी, वो तो बाहर गए ही नहीं, बाहर का तो गेट लगा हुआ है। फिर माँ से कहती है कि ऊपर छत पर देख लो, कहीं छत पर टहलने तो नहीं चले गए। उसके बाद जब माँ छत पर जाकर देखती है, से ही माँ छत का नज़ारा देखती है तो माँ की एकदम से चीख निकल जाती है और वहीं पर माँ बेहोश हो जाती है। तुरंत ही सारे घर वाले छत के ऊपर जाते हैं तो छत का नज़ारा देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। उनका बीच वाला बेटा, जिसका नाम अनिल, वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा होता है। आनन फानन में ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जांच पड़ताल में लग जाती है। लोग बागों से, घर वालों से, सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। जब घर वालों से पूछताछ की जाती है तो घर वाले यही कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इसके साथ में हुआ क्या है। पुष्पा से भी पूछा जाता है तो पुष्पा दहाड़े मार कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता मेरे पति के साथ में हुआ क्या है। इधर पुलिस वालों का शक घर वालों के ऊपर जाने लगता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति गया नहीं, तो इसके साथ में ऐसा कांड किसने किया है। फिर घर वालों की इंटरनल ही जांच करने लगते हैं। पुलिस, जो इसकी पत्नी होती है पुष्पा, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो CDR से एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। CDR में एक नंबर होता है जिस पर ये पुष्पा बार बार कॉल किया करती है। उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो नंबर से साफ खुलासा होता है कि ये नंबर किसी राम खिलावन के नाम पर है, जिसकी उम्र 22 साल। ये राम खिलावन कोई और नहीं, ये इनके चाचा का लड़का होता है। जो अनिल है उसके चाचा का लड़का बेदराम का ये बेटा होता है। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और पुष्पा को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अब गिरफ्त में लेने के बाद जब पुष्पा से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो पुष्पा थोड़ी देर में टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उसके पीछे जो सच्चाई बताती है उस सच्चाई को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। पुष्पा बताती है कि साहब, आज से 5 साल पहले मेरी शादी हो जाती है और शादी के बाद बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं। उसके बाद मैं अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती हूँ और दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता। मैं अपने पति से कहती हूँ कि मुझे वापस गांव भेज दो, मेरा दिल्ली में मन नहीं लगता, मेरा यहाँ पर दम घुटता है, लेकिन मेरा पति मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और मेरी डिलीवरी नज़दीक आ जाती है। फिर जो हमारे सास ससुर होते हैं मेरे पति से कहते हैं कि इसको हमारे यहाँ पर भेज दो, क्योंकि डिलीवरी का समय है, यहाँ पर अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद मेरा पति भी मान जाता है। और मुझे अपने माता पिता के पास यहाँ छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद ही एक लड़का पैदा होता है। बड़े ही अच्छे से मेरा टाइम चल रहा होता है, लेकिन मेरा पति महीने में 1 आध बार ही आया करता है। मुझे
शक होने लगता है कि कहीं मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ में किसी चक्कर में ना हो। मैं उससे बार बार कहती हूँ कि तुम आते क्यों नहीं हो। फिर वो कहता है कि मेरा कामकाज ही कुछ ऐसा है, इस वजह से मैं नहीं आ पाती। मुझे बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है। मुझे लगने लगता है कि जब मेरा पति इस तरह से अवैध संबंधों में है तो तू भी रह सकती है। फिर मुझे नज़दीक में ही राम खिलावन दिखता है, जो हमारे घर पर आया करता है, मेरे सारे कामकाज किया करता है। मैं उसके साथ बातचीत करने लगती हूँ और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है। एक दिन हम सारी दहलीज़ों को पार कर जाते हैं और एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में होते हैं। ये पहला दिन होता है। उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब गायत्री को एक पड़ोसन ये बताती है कि तेरे बेटे की बहू के पास तेरे जो पड़ोस का लड़का है राम खिलावन, वो आता है और उस समय पर तुम्हारे घर में आता है जब तुम यहाँ पर नहीं होते। अब गायत्री को भी शक होने लगता है और एक दिन रंगे हाथों वो अपने बेटे की बहू पुष्पा और राम खिलावन को पकड़ लेती है। उसके बाद अपने बेटे की बहू से जमकर गाली गलौज करती है। उसके बाद अपने बेटे अनिल को बता देती है। बेटा भी दिल्ली से नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी के ऊपर पूरी निगरानी रखने लगता है। अब खिलावन से मिल ही नहीं पाती, ना ही उससे ज़्यादातर बातचीत किया करती। फिर एक दिन राम खिलावन के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलते हैं। यहाँ पर राम खिलावन कहता है कि अगर हम यहाँ से भागे तो अनिल भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार डालेंगे, मुझे जेल के अंदर बंद करवा देंगे। क्यों ना इस अनिल को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये प्लान के ही तहत 21 जून 2014 को जो राम खिलावन होता है दिन में ही बाजार से जहर ले आता है और जहर लाकर पुष्पा को दे देता है। पुष्पा अपने पति अनिल के खाने में जहर मिला देती है और जैसे ही रात्रि को उसे खाना खिलाती है, खाना पीना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा को नींद ही नहीं आती। पुष्पा को इंतज़ार होता है कि कब अनिल की जान निकले, लेकिन वो जहर भी बेअसर हो जाता है, उससे कुछ होता ही नहीं। फिर रात्रि को करीब 12:30 बजे का वक्त होता है जब पुष्पा अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि इस जहर से तो कोई असर हुआ ही नहीं, तुम मेरे घर पर आ जाओ। फिर राम खिलावन को अपने घर के अंदर बुलाया जाता है और ये दोनों मिलकर एक तार लेते हैं और तार से उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद उसे उठाकर छत पर फेंक दिया जाता है और प्लान के ही तहत अगली सुबह अपनी माँ से, अपनी सास से यही कहती है कि तुम ही जाकर अपने बेटे को जगा लाओ, जबकि सारा वाक़या उसके जेहम में छुपा होता है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है तो पूरे मामले को सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार पत्नी अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालेगी। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और जो पुष्पा होती है उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। इधर राम खिलावन के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। पुष्पा को तुरंत ही जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर राम खिलावन के घर जब पुलिस पहुंचती है तो राम खिलावन पहले ही वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही कुछ समय और बीतता है, कुछ समय के बाद राम खिलावन खुद अपनी गिरफ्तारी करवा देता है। उसके बाद वो भी जेल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मासूम उनका एक छोटा सा बेटा रह जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अवैध संबंधों के चलते हुए कितने क्राइम हमारे समाज में हो रहे हैं। इन अवैध संबंधों में ज़्यादातर ऐसे ही क्राइम हुआ करते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,